हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी कर। मैं हूं आपका दोस्त प्रभाकर। वीकली करंट अफेयर्स की सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं 6 से 12 फरवरी 2022 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। दोस्तों, अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारी करंट अफेयर्स की सीरीज के साथ जरूर जोड़े जा रहे हैं, चाहे वो हमारा डेली करंट अफेयर्स हो, वीकली करंट अफेयर्स हो या मंथली करंट अफेयर्स। आप हर सीरीज के साथ जुड़े रहें। आपको यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे जो कि आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जा सकते हैं। इस लेक्चर का अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें, वहां पर आपको आसानी से पीडीएफ मिल जाएगा। दोस्तों, आप हमसे व्हाट्सएप के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है हमारा 8602319713। जितने भी हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं उन पर भी आप हमसे जुड़ जाइएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप फॉलो कर लें और बेल आइकन जरूर दबा लें, जिससे आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाएगा किसी भी लेक्चर का। चलिए फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन देखते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में लता मंगेशकर का निधन हो गया है, वह क्या थी? तो दोस्तों, लता मंगेशकर जी को कौन नहीं जानता है। उनका हाल ही में निधन हो गया है, तो वह क्या थी? भारत की एक महान गायिका थी। ठीक है दोस्तों, उनका निधन कब हुआ है? 6 फरवरी 2022 को। कहाँ हुआ है? मुंबई, महाराष्ट्र में। 92 साल की उम्र में निधन हुआ है। और दोस्तों, उनका जन्म हुआ था 28 सितंबर 1929 को इंदौर, मध्य प्रदेश में। लता जी को क्वीन ऑफ मेलोडी, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया जैसे नामों से जाना जाता था। साल 2001 में भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न भी इन्हें दिया गया था। इसके अलावा 1989 में दादा साहब फाल्के अवार्ड भी दिया गया था। तो ये सभी पॉइंट आप नोट कर लें। अगर आप इनका विस्तार से लेक्चर जानना चाहते हैं तो आप प्ले लिस्ट में जाइएगा, वहाँ पर आपको इनसे रिलेटेड लेक्चर जरूर मिल जाएगा, तो उसके पॉइंट भी आप नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, अंडर 19 वर्ल्ड कप 2022 का खिताब किसने जीता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों, अंडर 19 वर्ल्ड कप 2022 का खिताब जीता है भारत ने। अब अंडर 19 वर्ल्ड कप का आयोजन कहाँ किया गया था? तो ध्यान से सुनिएगा। इसका आयोजन 2022 में वेस्ट इंडीज में किया गया था, 4 जनवरी से 5 फरवरी 2022 तक। और भारत ने यह खिताब 5वीं बार अपने नाम किया है। भारत ने साल 2000 में, 2008 में, 2012 में, 2018 में और 2022 में अंडर 19 वर्ल्ड कप का खिताब अपने नाम किया है। जो भारत की वर्तमान में टीम है अंडर 19 की, उसके कप्तान कौन है? तो याद रखिएगा उनका नाम यश धुल। भारत ने अंडर 19 वर्ल्ड कप 2022 का खिताब किस टीम को हरा करके जीता है? तो याद रखिएगा इंग्लैंड को हरा करके जीता है। अगला प्रश्न है, स्टैच्यू ऑफ इक्वेलिटी का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो इसका आंसर होगा हैदराबाद में। कहाँ किया गया है दोस्तों? हैदराबाद में। तो जो तेलंगाना है उसकी कैपिटल है हैदराबाद, तो वहीं पर स्टैच्यू ऑफ इक्वेलिटी का उद्घाटन किया गया है। यह जो स्टैच्यू ऑफ इक्वेलिटी है, ये किसके नाम पर बनाई गई है या किसकी मूर्ति है दोस्तों? तो ये बनाई गई है मूर्ति रामानुजाचार्य की। ठीक है, यानी यह जो मूर्ति है ये रामानुजाचार्य की मूर्ति है, जो कि वैष्णव संप्रदाय के एक महान संत थे। इसके अलावा दोस्तों, इस मूर्ति के अलावा 108 दिव्य देशम यानी मंदिर बनाए गए हैं। और अगर हम बात करें स्टैच्यू ऑफ इक्वेलिटी की, तो इसकी जो ऊंचाई है वो कितनी है? 216 फीट। कितनी है दोस्तों? 216 फीट। चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। उससे पहले आपसे एक सवाल पूछते हैं, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में जरूर देना है। दोस्तों, एक सवाल है आपसे कि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी कहाँ पर है और इसकी ऊंचाई कितनी है? तो ये जवाब आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। अगला प्रश्न है, एनसीईआरटी के नए निदेशक कौन नियुक्त किए गए हैं? तो एनसीईआरटी के नए निदेशक बने हैं दिनेश प्रसाद सकलानी। ठीक है दोस्तों, बात आई है एनसीईआरटी की। तो एनसीईआरटी का फुल फॉर्म होता है नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। अगर हम बात करें दिनेश कुमार सकलानी की, तो इनका कार्यकाल कितने साल का होगा? तो इनका कार्यकाल 5 सालों का होगा। दोस्तों, एनसीईआरटी की स्थापना 1961 में की गई थी और इसका जो मुख्यालय है वो है दिल्ली में। चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। इंपॉर्टेंट है, हाल ही में कौन एशिया का सबसे धनी व्यक्ति बन गया है या धनी व्यक्ति बन गए हैं? आंसर है इसका गौतम अडानी। कौन बन गए हैं दोस्तों? गौतम अडानी। तो
तो ब्लूमबर्ग्स बिलियनियर इंडेक्स जारी किया गया है हाल ही में, और उसके अनुसार गौतम अदानी एशिया के सबसे धनी या अमीर व्यक्ति बन गए हैं। ठीक है दोस्तों, उन्होंने मुकेश अंबानी को भी पीछे छोड़ दिया है। और अगर हम बात करें गौतम अदानी की, तो गौतम अदानी की कुल संपत्ति है 88.5 बिलियन डॉलर, और मुकेश अंबानी की संपत्ति कितनी है 87.9 बिलियन डॉलर। तो इस प्रकार से जो गौतम अदानी है वो एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। दोस्तों, ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स के अनुसार दुनिया के सबसे धनी व्यक्ति कौन है, तो वो हैं एलन मस्क। कौन है दोस्तों? एलन मस्क। ये इंपॉर्टेंट जानकारी है, नोट जरूर करिएगा। अगला क्वेश्चन है, किस दिन सुरक्षित इंटरनेट दिवस के रूप में मनाया जा रहा है या मनाया गया है? तो आंसर है इसका 8 फरवरी को। दोस्तों, जो सुरक्षित इंटरनेट दिवस है ये हर साल फरवरी के दूसरे सप्ताह को मनाया जाता है। तो इस साल की थीम जरूर याद रखिएगा, क्योंकि थीम आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती है। तो थीम क्या है? टुगेदर फॉर ए बेटर इंटरनेट। इंटरनेट की बात करें तो दोस्तों www का आविष्कार किसने किया था? तो ये किया था टिम बर्नस ली ने। कब किया था? 1990 में। तो ये सभी पॉइंट आप नोट जरूर कर लें। अगला प्रश्न है, किस शहर में विश्व का तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बनने जा रहा है? तो इसका जवाब होगा जयपुर। ठीक है दोस्तों, यानी जयपुर में विश्व का तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बनाया जाएगा। इसकी आधारशिला किसने रखी है? तो राजस्थान के चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत और बीसीसीआई के अध्यक्ष सौरभ गांगुली ने इसकी आधारशिला रखी है। ठीक है दोस्तों, जो जयपुर में स्टेडियम बन रहा है क्रिकेट का, यह विश्व का तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम होगा और भारत का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम होगा। तो दोस्तों याद रखिएगा कि भारत का पहला सबसे बड़ा स्टेडियम और दुनिया का भी पहला सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम जो है वो कौन सा है? तो नरेंद्र मोदी स्टेडियम है अहमदाबाद में, याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, और दूसरे नंबर पर है ऑस्ट्रेलिया का मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड जो है वो है, और तीसरे नंबर पर ये जयपुर वाला क्रिकेट स्टेडियम हो जाएगा। अगर आपको लेक्चर अच्छा लग रहा है तो आप चैनल को फॉलो कर लें, बेल आइकॉन दबा लें, और इस लेक्चर को सभी दोस्तों को शेयर जरूर कर दें, जिससे स्टडी कर को सपोर्ट मिल सकेगा। अगला प्रश्न है, ध्यान से सुनिएगा। हाल ही में किसके द्वारा देश के सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटरों में से एक परम प्रवेग को स्थापित किया है और उसे चालू किया है? ठीक है दोस्तों, यानी किसके द्वारा देश के सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटरों में से एक परम प्रवेग को स्थापित करके उसे चालू किया गया है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों IISc बेंगलोर के द्वारा। ठीक है, भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलोर ने देश के सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटरों में से एक है परम प्रवेग, तो इसको स्थापित किया है और इसे चालू भी किया है। दोस्तों, इस सुपर कंप्यूटर को राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन के तहत स्थापित किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में 1000वां एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच खेलने वाली पहली टीम कौन बन गई है? यानी दुनिया की ऐसी पहली टीम कौन बन गई है जिसने 1000 वनडे मैच खेले हैं? तो दोस्तों जवाब होगा इसका भारत। यानी भारत दुनिया की पहली ऐसी टीम बन गई है क्रिकेट की जिसने 1000 वनडे खेलने का कारनामा किया है। उसके बाद दोस्तों ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया ने 958, और तीसरे नंबर पर है पाकिस्तान, पाकिस्तान ने 936 वनडे मैच खेले हैं। ठीक है दोस्तों, अगर हम भारत की बात करें तो भारत ने 1000 वनडे मैचों में 519 में जीत हासिल की है और 431 में हार हासिल की है। अगला प्रश्न है, ध्यान से सुनिएगा। कोविड-19 DNA वैक्सीन को लगाने वाला दुनिया का पहला देश कौन बन गया है? यानी दोस्तों DNA वैक्सीन को लगाने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बना है? तो इसका जवाब है भारत। यानी भारत ने DNA वैक्सीन लगाने का काम किया है और ये दुनिया में पहली बार हुआ है। तो दोस्तों भारत फरवरी 2022 में कोविड-19 के खिलाफ DNA वैक्सीन लगाने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। भारत सरकार ने इस साल की शुरुआत में जायडस कैडिला के DNA वैक्सीन के आपातकालीन उपयोग को मंजूरी भी दी थी। अगला प्रश्न है, ध्यान से सुनना है आपको। किस अफ्रीकी देश ने फरवरी 2022 में अपना पहला अफ्रीकी राष्ट्र कप जीता है? तो दोस्तों उस देश का नाम है सेनेगल। यानी जो सेनेगल देश है उसने अफ्रीकी राष्ट्र कप को जीता है।
अब आप ध्यान से सुनिएगा कि जो अफ्रीकी राष्ट्र कप है ये किससे रिलेटेड है। तो ये फुटबॉल से रिलेटेड है और इसको जीता किसने है, सेनेगल नाम के देश ने। दोस्तों सेनेगल का यह पहला खिताब है, यानी पहली बार अफ्रीकी राष्ट्र कप को जीता है किसने, सेनेगल ने। ठीक है, याद रखिएगा। और सेनेगल ने किसको हराया है, तो आपको याद रख लेना है या नोट कर लेना है कि सेनेगल ने इजिप्ट को 4-2 से हराया था। चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उत्तराखंड के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो आंसर होगा इसका अक्षय कुमार। दोस्तों फिल्म अभिनेता हैं कौन, अक्षय कुमार। तो उन्हें हाल ही में उत्तराखंड की सरकार के द्वारा ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है दोस्तों, इससे पहले भी 2017 में अक्षय कुमार उत्तराखंड के स्वच्छता मिशन के लिए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में काम कर चुके हैं। और आपको एक पॉइंट और याद रखना है कि उत्तराखंड के एक और ब्रांड एम्बेसडर हैं जिनका नाम है ऋषभ पंत। क्या नाम है दोस्तों, ऋषभ पंत। तो ऋषभ पंत भी उत्तराखंड के ब्रांड एम्बेसडर हैं और अक्षय कुमार भी ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं उत्तराखंड के। उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर कौन है, याद रखिएगा, पुष्कर सिंह धामी। कौन है दोस्तों, पुष्कर सिंह धामी जो हैं वो उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर हैं। अगला प्रश्न है, AFC महिला एशियाई कप खिताब जीतने के लिए किस देश ने दक्षिण कोरिया को 3-2 से हराया है। तो दोस्तों जो AFC महिला एशिया कप है ये फुटबॉल से रिलेटेड है जो कि इंडिया में आयोजित हुआ है। तो इसमें किस देश ने दक्षिण कोरिया को 3-2 से हराया है, तो इसका जवाब होगा चाइना। यानी चाइना ने दक्षिण कोरिया को 3-2 से हरा करके AFC महिला एशियाई कप का खिताब अपने नाम किया है। ठीक है दोस्तों, और चाइना ने यह खिताब 9वीं बार अपने नाम किया है। अगला प्रश्न है, महाभारत में किसका किरदार निभाने वाले प्रवीण कुमार सोबती का हाल ही में निधन हो गया है। तो दोस्तों जो प्रवीण कुमार सोबती हैं उन्होंने BR चोपड़ा के महाभारत जो सीरियल था उसमें उन्होंने भीम की भूमिका निभाई थी। तो दोस्तों कौन है, प्रवीण कुमार सोबती। उन्होंने महाभारत के सीरियल में किसकी भूमिका निभाई थी, भीम की भूमिका निभाई थी। इसके अलावा दोस्तों अगर हम बात करें प्रवीण कुमार की तो वह एक एथलीट भी थे। तो उन्होंने एशियन गेम्स में 2 गोल्ड, 1 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया था। 1967 में उन्हें अर्जुन पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। दोस्तों प्रवीण कुमार ने 1981 में आई फिल्म रक्षा से अपना डेब्यू किया था। तो दोस्तों अगर आपको लेक्चर पसंद आ रहा है तो लाइक जरूर करें और दोस्तों को शेयर जरूर कर दें। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा, किसने हाल ही में मानव तस्करी को रोकने के लिए ऑपरेशन आहट शुरू किया है। तो ये शुरू किया है दोस्तों रेलवे सुरक्षा बल ने, यानी RPF के द्वारा हाल ही में मानव तस्करी को रोकने के लिए ऑपरेशन आहट शुरू किया है। दोस्तों ये ऑपरेशन आहट है क्या, इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। जो लंबी दूरी वाली ट्रेनें होती हैं या फिर जो नेपाल, म्यांमार और बांग्लादेश की सीमाओं पर चलने वाली जो ट्रेनें होती हैं, इन ट्रेनों में होता क्या है कि अक्सर महिलाओं और बच्चों की तस्करी कर दी जाती है। तो इसको रोकने के लिए ही RPF ने यानी रेलवे सुरक्षा बल ने ऑपरेशन आहट शुरू किया है। तो जो लंबी दूरी वाली ट्रेनें होंगी उसमें RPF के द्वारा एक विशेष बल तैनात किया जाएगा जिसमें मानव तस्करी को रोका जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिएगा, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के नए डायरेक्टर कौन बने हैं। तो दोस्तों आंसर होगा इसका डॉक्टर उन्नी कृष्णन नायर। कौन बने हैं, डॉक्टर उन्नी कृष्णन नायर। तो दोस्तों डॉक्टर उन्नी कृष्णन नायर ने एस सोमनाथ का स्थान लिया है। अगर हम बात करें एस सोमनाथ की तो वह इसरो के अध्यक्ष बन गए हैं। तो जब वो इसरो के अध्यक्ष बने तो विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के निदेशक का पद खाली हो गया था, तो अब उस जगह पर डॉक्टर उन्नी कृष्णन नायर आ गए हैं। चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टीकाकरण अभियान इंद्रधनुष 4.0 किसने लॉन्च किया है। तो दोस्तों टीकाकरण अभियान है इंद्रधनुष 4.0, तो इसको लॉन्च किसने किया है, मनसुख मांडविया ने। ठीक है दोस्तों, हमारे देश के चिकित्सा मंत्री कौन है, मनसुख मांडविया, तो उनके द्वारा ही मिशन इंद्रधनुष 4.0 को लॉन्च किया गया है। इस मिशन के तहत क्या किया जाता है दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा कि जो बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे, उनका टीकाकरण करवाया जाता है
और जो महिलाएं होती हैं उनका भी टीकाकरण करवाया जाता है। इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो 2014 में मिशन इंद्रधनुष की शुरुआत हुई थी और इसका चौथा संस्करण हाल ही में मनसुख मंडाविया जी के द्वारा लॉन्च किया गया है। अगला प्रश्न है, भारत सरकार ने किस तारीख को तत्काल प्रभाव से विदेशी ड्रोन के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो दोस्तों ये प्रतिबंध लगाया गया है 9 फरवरी से, यानी 9 फरवरी से अब भारत में विदेशी ड्रोन आना बंद हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, लेकिन जो ड्रोन को बनाने वाले पुर्जे होते हैं या जो ड्रोन के पार्ट होते हैं वो विदेशों से आयात किए जाएंगे, लेकिन ड्रोन भारत आयात नहीं करेगा। इससे होगा क्या कि जो मेड इन इंडिया ड्रोन है उनको बढ़ावा दिया जाएगा। अगला प्रश्न है, किस शहर को 2021 में दुनिया के 5वें सबसे भीड़ भाड़ वाले शहर के रूप में स्थान दिया गया है? तो इसका जवाब है दोस्तों मुंबई। यानी जो मुंबई है वो दुनिया का 5वां सबसे भीड़ भाड़ वाला शहर घोषित किया गया है। ठीक है दोस्तों, तो एक कंपनी है जिसका नाम है टॉमटॉम। तो टॉमटॉम के 2021 की ट्रैफिक इंडेक्स के अनुसार मुंबई दुनिया का 5वां सबसे भीड़ भाड़ वाला शहर है। और जो बेंगलुरु है वो 10वें स्थान पर है, दिल्ली 11वें स्थान पर और पुणे 21वें स्थान पर है। इस इंडेक्स में दोस्तों 58 देशों के 404 शहर शामिल किए गए थे और इसमें पहले नंबर पर यानी सबसे अधिक भीड़ भाड़ वाला शहर जो है वो कौन सा है? तो वो है तुर्की का इस्तांबुल। यानी जो इस्तांबुल शहर है जो कि तुर्की में है वो दुनिया का सबसे भीड़ भाड़ वाला शहर है। आज का लास्ट क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा, फाइजर इंडिया कंपनी का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों हाल ही में फाइजर इंडिया कंपनी है उसके अध्यक्ष के रूप में कौन नियुक्त किए गए हैं? प्रदीप शाह। कौन नियुक्त किए हैं दोस्तों? प्रदीप शाह। ठीक है, तो जो फाइजर इंडिया है ये औषधि निर्माण करने वाली एक कंपनी है, अमेरिका की कंपनी है, लेकिन उसकी इंडिया में भी कंपनी है तो उसे फाइजर इंडिया बोलते हैं। तो फाइजर इंडिया के अध्यक्ष कौन बने हैं? प्रदीप शाह। ठीक है दोस्तों, फाइजर के द्वारा कोविड-19 वैक्सीन भी बनाई गई है, ये पॉइंट भी आप नोट कर लेंगे। चलिए फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक इस लेक्चर को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिएगा और शेयर जरूर करिएगा और हमारे जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उन पर आप हमें फॉलो कर लें, बेल आइकन दबा लें जिससे आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सकेगी। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद, वंदे मातरम।